नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल, आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिज़नेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ दुनिया भर की सारी खबरें, जो आपके पोर्टफोलियो, आपके फाइनेंसेस और मैं कहूँगा आपके इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी, सैलरी, इनकम इन सारी चीज़ों को अफ़ेक्ट करती हैं। तो हमारा गोल होगा इन सारे इवेंट्स को यहाँ एक्युमुलेट करके उन्हें एनालाइज़ करना, सीखना। तो आपको यहाँ सीखने को मिलेगा कि कैसे आप असेस कर सकते हो, कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो डॉट्स को कि दुनिया भर में होने वाले इवेंट्स कैसे आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, आपके आस-पास की चीज़ों को इम्पैक्ट कर रहे हैं। शुरुआत करूँगा आज के एक छोटे से ओवरव्यू से, तो सबसे पहला तो इंडिया ग्लोबल चिप मार्केट में देखिए अपना मैं कहूँगा अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहता है और 5% का टारगेट है हमारा ओवरऑल चिप मार्केट का कि हम इसे हासिल कर पाएँ 2030 तक। इसके अलावा व्हाइट हाउस में अगर आप देखिएगा यूएस में तो काफ़ी मैं कहूँगा अलग ही चीज़ें इस टाइम पे चल रही है जो इंडिया के फ़ेवर में नहीं है। तो उसकी बात करेंगे, उसके बाद इंडिया अभी भी लार्जेस्ट मार्केट है इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के लिए। तो इसके बारे में डिस्कशन होगा कि क्या इसमें आगे स्कोप है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। स्पिरिट मार्केट, यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा ठंडा होते हुए नज़र आया है, अल्कोहल मार्केट। इसकी बात करेंगे अडानी डिफेंस एंड स्पार्टन ये टाई अप कर रहे हैं और एंटी सबमरीन सिस्टम्स यहाँ बनाने की बात कर रहे हैं। तो वी हैव टू सी कि यहाँ पे किस तरीके की मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, क्या आगे गोल है इनका। पोर्ट कर्व्स ऑन बांग्लादेश इंपोर्ट्स में क्रिएट 1000 करोड़ बिजनेस फॉर टेक्सटाइल्स इंडिया में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है बांग्लादेश के इंपोर्ट्स पर हमने थोड़े से कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, ठीक है? तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा इंडिया की टेक्सटाइल मार्केट को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और फिर बात करेंगे स्कॉच और व्हिस्की ये जो प्रीमियम व्हिस्की थे ना डिस्टिलर्स थे इनके मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं रीसेंट एक चीज़ हुई है यूके के साथ हमारी उसके वो उसका रीज़न है वो हम डिस्कस करेंगे और 50% जो इंडिया का चाइना का हेवी ट्रक सेल्स है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो सकता है 2028 तक और सरकार एलआईसी में 6.5% स्टेक बेचने की बात कर रही है, बहुत ही जल्दी। तो अब एक बार इन्हें एनालाइज़ करने की कोशिश करते करते हैं हम इन सारी खबरों को एक बार इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में है। 5% जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर्स बनते हैं पूरी दुनिया में, उसका 5% हम बनाना चाहते हैं 2030 तक और ऑलरेडी हमने कमिट कर दिया है $10 बिलियन का डिसबर्समेंट। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंसेंटिव्स हमने अनाउंस किए हैं फैब प्लेयर्स के लिए एंड आप ये देखो कि इंडिया में लगातार हमें सुनने को मिल रहा है कि सारे स्टेट्स भी एक-दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं और एडवांटेजेस दे रहे हैं कंपनीज़ को कि आप आओ और आप सेटअप करो हमारे देश में, हमारी कंट्री में एंड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग आपको बस अपना बिज़नेस करना है। तो इसके हमारे पास टारगेट्स भी हैं एंड अगर स्टेट क्लियर प्रोजेक्ट्स इंक्लूड कर दिए जाएँ तो 91 मिलियन चिप्स पर डे इंडिया में बन सकते हैं। तो प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी क्लीयरेंस कैपेसिटी इस टाइम पे कितनी है 75 मिलियन चिप्स पर डे है, जो अप्रूव किए गए हैं 5 प्रोडक्ट्स बाय मेटी। मेटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड दूसरे अप्रूव स्टेट्स भी हैं जो ऐड करेंगे कितना 16 मिलियन चिप्स पर डे। तो हम लोग जो डोमेस्टिक डिमांड है ना हमारी और एक्सपोर्ट मार्केट की, उसका एक प्रपोर्शन हम लोग उससे मीट कर पाएँगे, लेकिन पूरा डिमांड नहीं मीट कर पाएँगे क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और लगातार बढ़ रहा है। तो दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा एसेट कहा जा रहा है किसी कंट्री के लिए जो स्ट्रैटेजिकली बड़ा इम्पोर्टेंट है, कि हमें ये बनाना ही होगा नहीं तो हमारे यहाँ हम एक फ्रिज तक नहीं चला पाएँगे। बिना इसके एक टीवी का रिमोट आप नहीं बना सकते हो। इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो सेमीकंडक्टर 2.0 में हम लोग फोकस करने वाले हैं कि हम इकोसिस्टम को और एक्सपैंड करें, ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बने, स्पेशलाइज्ड केमिकल्स, गैसेस और दूसरे जो इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है फैब मैन्युफैक्चरिंग की, इस पर फोकस करें। इस पूरे इकोसिस्टम को ही हम इंडिया में बना दें ताकि दुनिया भर में अगर कोई टैक्स फ्री भी कर दे ना सेमीकंडक्टर पर कि आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर करो, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे आपसे, तब भी इंडिया में ही बनाना वो ज़्यादा सस्ता पड़े क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इतनी मतलब मैं कहूँगा रेडीली अवेलेबल हो। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो कंपनीज़ काफ़ी कंट्रीज़ फ़ोकस करती हैं कि वो इस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें अपनी कंपनीज़ को जहाँ एक पूरा इकोसिस्टम मिल जाए कि उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े या सोच ही ना पाएँ कहीं और जाने के बारे में जस्ट बिकॉज़ इतना ज़्यादा सिंपल है यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना। तो यहाँ पे इनिशियल पर डे कैपेसिटी आप देखो इंडिया में सबसे ज़्यादा किसकी है? टाटा की है 48 मिलियन चिप्स। एचसीएल फॉक्सकॉन 1.2 ये आने वाला है कहाँ पे? ये आप बताओगे मुझे कि एचसीएल और फॉक्सकॉन मिलके एक नया सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप कर रहे हैं। तो कौन से स्टेट में किस जगह पर ये आने वाला है? सीजी पावर के पास 15 है, काइंस 6.3, माइक्रोन 4.8, पॉलीमैथ पॉलीमैथ एक 6 एंड
सूची सेमिकॉन 10। तो यहाँ पे ओवरऑल आप देख सकते हो कि क्या कौन-सी कंपनीज़ कितना चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लेकर के बैठी है। फ्रॉम लश्कर ए तैयबा मुरिद के टेरर कैंप टू व्हाइट हाउस। अब ये बहुत ही अनोखी जर्नी है। आप देखो खबर ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अ डे आफ्टर टू फॉर्मर टेरर ऑपरेटिव्स वर अपॉइंटेड बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन रिलीजियस लिबर्टी कमीशन। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, डोनाल्ड ट्रम्प काफ़ी लोगों के फेवरेट लीडर हैं एंड काफ़ी मैं कहूँगा एक्सेंट्रिक आदमी है, काफ़ी अलग-अलग तरीके की डिसीजंस लेते रहते हैं, काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजंस तो खास करके लेते ही हैं, जो अभी लिया है उन्होंने। 2 मैं कहूँगा टेरर ऑपरेटिव्स ही थे, ठीक है? और ये टेरर ऑपरेटिव्स हमारा नहीं कहना है, सिर्फ़ यूएस का भी कहना है कि पहले थे और इन्हें रिलीजियस लिबर्टी कमीशन में डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐड किया है, ठीक है अपने। तो व्हाइट हाउस में काइंड ऑफ एन एडवाइज़र की पोज़ीशन ये लेने वाले हैं और इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है लश्कर रन टेरर कैंप्स में पाकिस्तान में अगेंस्ट इंडिया। 2001 में जो डुओ थे ये इस्माइल रॉयर एंड शेख हमज़ा इन्होंने ट्रैवल किया था मुरीद के पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए एंड ये पार्ट भी थे अटैक्स के जो सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस के अगेंस्ट किए गए हैं। तो ये वर्जीनिया जिहादी नेटवर्क के मतलब में इन्वॉल्व थे और यूएस के एफबीआई ने ही इन्हें बस्ट किया था 9/11 अटैक के बाद। तो अकॉर्डिंग टू यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट इंडैक्टमेंट लश्कर ए तैयबा जो है ये एक बैंड आउटफिट है इंडिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में भी ये इन्वॉल्व रहा है 26/11 हमले में मुंबई के एंड जो ग्रुप है इन्होंने रिसेंटली क्लेम किया है रिस्पांसिबिलिटी पहलगाम अटैक के लिए भी थ्रू इट्स प्रॉक्सी द रेजिस्टेंस फोर्स टीआरएफ जिसने मतलब बाद में इन्होंने इसे क्या कर दिया था डिनाई कर दिया था। तो अब बात करते हैं हम लोग कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, मैं किस लिए ये एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको क्यों कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इन्होंने एडमिट किया है, ये खुद एडमिट कर चुके हैं कि इन्होंने एड किया है अबेटिंग को-डिफेंडेंट्स मसूद खान, योंग की खून और मोहम्मद अतीक एंड ख्वाजा मोहम्मद मतलब ये सारे लोग जो हैं टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप में रहे हैं। पाकिस्तान ऑपरेटेड बाय लश्कर ए तैयबा और मतलब काफ़ी इनकी हिस्ट्री रही है। खुद यूएस ने ये एक्नॉलेज किया है, इन्होंने खुद एक्नॉलेज किया है और एफबीआई ने इन्हें पकड़ा है। तो 20 साल की इन्हें सज़ा भी मिली थी, अल-हमदी को भी 15 साल की सज़ा मिली थी, तो दोनों को 2024 और 19 में रिलीज़ किया जाना था। और हाउएवर लेकिन इन दोनों ने गिल्टी प्लीड कर दिया, तो इन्हें क्या किया गया, जल्दी रिलीज़ कर दिया गया, जो इनका ओवरऑल पनिशमेंट थी वो कम हो गई। और इसके बाद क्या किया गया है, अब इन्हें ऐड कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रम्प की व्हाइट हाउस में, तो वी कैन ऑलवेज़ अज़्यूम कि व्हाइट हाउस में अगर ऐसे लोग रहेंगे, जो टेरर आउटफिट्स के साथ रहे, स्पेसिफिकली एंटी इंडिया जो टेरर आउटफिट्स हैं, तो यूएस और इंडिया के रिलेशंस कभी भी आगे फ्लरिश नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको ये देखना है कि इंडिया अगर आगे ग्रो करना चाहता है, बहुत बढ़िया चीज़ें करना चाहता है, तो इस साल खुद यूएस के साथ हमारे काफ़ी सारे नेगोशिएशंस होने हैं, इंक्लूडिंग द बिगेस्ट नेगोशिएशन जो होना है, वो होना है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का। ताकि ये जो टैरिफ्स हैं इंडिया पे जो लगे हैं ये हट जाएँ। अब ये टैरिफ हट तो जाएँगे लेकिन यहाँ पे देखोगे अगर व्हाइट हाउस में ऐसे लोग रहेंगे तो वी कैन नेवर हैव इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विथ यूएस, बेटर रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस यूएस के साथ हमारे कभी भी नहीं हो सकते हैं। और इसके पहले वाले आर्टिकल में मैंने कवर किया है किस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प के कॉलेज फ्रेंड हैं, आई थिंक काफ़ी क्लोज़ हैं। उन्होंने पाकिस्तान, टर्की और बांग्लादेश में जाकर के अपना पूरा नेटवर्क सेटअप किया है, इन्वेस्टमेंट्स की बात की है एंड इवन डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी पाकिस्तान की काफ़ी तारीफ़ की है। तो कहीं न कहीं यूएस का जो फॉरेन पॉलिसी है, हमें देखना होगा कि किस तरीके से इंक्लाइंड हो रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ रादर देन इंडिया। सो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से इंडिया इसे टैकल करता है। इंडिया कंटिन्यूज़ टू बी लार्जेस्ट मार्केट फॉर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स अज़्यूम्ड है, इंडिया में थ्री व्हीलर्स चलते भी हैं काफ़ी ज़्यादा और सबसे बड़ा मार्केट इस टाइम पे थ्री व्हीलर ईवीज़ के लिए भी कौन है? इंडिया ही है। अगर आप ओवरऑल डेटा देखोगे तो हमारा जो सेकंड इन अ रो सेल्स बढ़ा है करीब 20% टू रीच अबाउट 7 लाख व्हीकल्स पहुँच गया है, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है। और ग्लोबल ईवी आउटलुक में पेरिस बेस्ड एनर्जी वॉचडॉग है, इनका कहना है कि इंडिया ड्राइव करने वाला है सबसे ज़्यादा ग्रोथ ग्लोबल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर मार्केट में क्योंकि सबसे बड़ा थ्री व्हीलर मार्केट भी हमारे पास ही है। यूएस और यूरोप में आप देखोगे थ्री व्हीलर्स चलते ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में चलते ही नहीं है। तो ओवरऑल कॉन्टिनेंट बेसिस पे मिडल ईस्ट और मे बी अफ्रीका एंड एशिया, साउथ एशिया ये रीजन्स है जहाँ पे थ्री व्हीलर्स ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो डिस्पाइट ग्लोबल थ्री व्हीलर मार्केट श्रिंकिंग 5% फ्रॉम प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेल्स जो है 10% ज़्यादा बढ़ा है और 10 लाख हो चुका है ओवरऑल 2024 में एंड मार्केट काफ़ी कॉन्सन्ट्रेटेड है जहाँ पे चाइना एंड इंडिया टुगेदर 90% ऑफ द इलेक्ट्रिक और कन्वेंशनल थ्री व्हीलर सेल्स लेकर के बैठे हुए हैं। तो दुनिया भर में जो भी सेल्स हो रही है थ्री व्हीलर ऑटोमोबाइल्स की, वो 90% चाइना और इंडिया में हो रही है। तो जैसा हमने देखा कि कहीं न कहीं इंडिया में इंडिया ही लीडर रहने वाला है, इसमें और कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं।
बात करूँगा अगले आर्टिकल की और ये है स्पिरिट मार्केट के बारे में। स्पिरिट मार्केट मतलब अल्कोहल की बात कर रहा हूँ मैं। अल्कोहल मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जो डिमांड है हमारे यहाँ स्पिरिट्स के अल्कोहल की वो स्लो डाउन हुई है टू 1.6% इन एफआई 25। पहले कितनी थी 4.2% अ ईयर अगो। 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि लोगों ने ड्रिंक करना कम कर दिया? क्या टेंशन कम हो गई है? सो वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस आए हैं फ्यू स्टेट्स में, टैक्सेस ज़्यादा बढ़े हैं, टिपलर्स का कटिंग बैक मोस्ट ऑन डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स इन इंक्लूडिंग अल्कोबेव। तो अगर आप देखोगे सेल्स दिसंबर क्वार्टर तक इंप्रूव हुए हैं काफ़ी, ज़्यादातर अल्कोहल कंपनीज़ के, और मोस्ट कंपनीज़ जो है उन्होंने एक्सपेक्ट किया था ग्रेजुअल रिकवरी व्हिच वाज़ बेलाइड बाय अ टेपेड 0.5% जनवरी मार्च सेल्स परफॉर्मेंस। सो जनवरी से मार्च तक सेल्स बिल्कुल बेकार हो गया। व्हिस्की की बात करें तो 2/3 जो सेल्स है व्हिस्की का है, जहाँ पे सिर्फ 1.5% की इंक्रीमेंट थी, क्योंकि इंडिया में व्हिस्की इज़ द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक। और लास्ट फिस्कल अगर आप देखोगे तो ब्रांडी और वोडका सेल्स ये फ्लैट रही हैं, और लेटेस्ट एक्साइज़ डिपार्टमेंट का डेटा कहता है कि ब्रांडी ग्रो हुई है लेस देन 1%, जहाँ पे जिन 3.6% बढ़ा है ऑन लोअर बेस। हम ये देख रहे हैं एक ट्रेंड आया है कंज्यूमर साइकोलॉजी में, जहाँ पे मॉडरेशन आया है ड्रिंकिंग में इन जेन ज़ी कंज्यूमर्स। जो जेन ज़ी है, नई जनरेशन है, वो एक तो ड्रिंक कम कर रही है और ये क्वालिटी पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं ओवर क्वांटिटी। तो ये महँगी जो अल्कोहल ब्रांड्स हैं उनको कंज़्यूम कर रहे हैं और क्वांटिटी कम कंज़्यूम कर रहे हैं। तो इन द टाइम टू कम हमें वैल्यू ग्रोथ देखना होगा कि हम अच्छी वैल्यू, अच्छे क्वालिटी वाले अल्कोहल पे फ़ोकस करें रादर देन हम क्वांटिटी ज़्यादा बेचने की कोशिश करें। तो दुनिया का सबसे पॉपुलस नेशन कौन-सा है? इंडिया है ऑफ कोर्स, जहाँ पे 1.4 बिलियन इन्हेबिटेंट्स हैं, और इंडिया का जो ड्रिंकिंग कंज्यूमर बेस है वो है करीब 300 मिलियन, मतलब 30 करोड़ लोग इंडिया में ड्रिंक करते हैं। इसमें से 50% 15 करोड़ तो सस्ती काफ़ी अल्कोहल पे रिलाय करते हैं और अनब्रांडेड लिकर पे। और जो कैटेगरीज़ हैं इंक्लूडिंग व्हिस्की, रम, ब्रांडी कंजम्पशन जो है मास प्रीमियम सेगमेंट में वो डिक्लाइन हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट डिमांड भी कम हुई है। तो प्रीवियस ईयर के जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स थे वो भी बेकार थे, और इस साल भी ये देखने को मिल रहा है कि जो पहले 2 क्वार्टर हैं वो भी बेकार ही रहने वाले हैं जहाँ तक हमें लगता है। एंड काफ़ी सारे इश्यूज़ थे स्पेसिफिक स्टेट से रिलेटेड, और काफ़ी सारी चीज़ें थी। टेम्परेरी डिस्ट्रप्शन भी था तेलंगाना में, की स्टेट जहाँ पे सेल्स जो है नीचे जाता हुआ नज़र आया। एंड दिल्ली में एक्साइज़ पॉलिसी रिवर्स हुई जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कम हो पाया नेशनल ब्रांड्स का। तो कस्टम क्लीयरेंस प्रोसीजर्स की वजह से भी सेल्स इम्पैक्ट हुए हमारे थर्ड क्वार्टर में। तो हमेशा कुछ ना कुछ, मैं कहूँगा, एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम रहा है जिसकी वजह से लिकर सेल्स इंडिया में कम होते हुए हमें नज़र आए, और ग्लोबली भी लिकर सेल्स 1% घटे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन 2024 अकॉर्डिंग टू अल्कोहल मार्केट रिसर्चर आईडब्ल्यूएसआर। और उनका कहना है कि ये रीज़न है इसका चाइना और इंडिया, जहाँ पे ग्रोथ प्रोजेक्शंस जितने जितने थे प्रोजेक्शंस उतने ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ आ नहीं रही है। इसलिए दुनिया भर में ओवरऑल जो डेटा भी देखोगे तो इंडिया चाइना की वजह से कंजम्पशन का घटा है। बात करते हैं एक डिफेंस सेक्टर के बारे में एक खबर की। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस संडे को इन्होंने साइन किया एक बाइंडिंग कोलैबोरेशन एग्रीमेंट स्पार्टन के साथ, और यहाँ पे कह रहे हैं कि असेंबलिंग करेंगे किसकी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स की। और यहाँ पे ये होगा इंडियन नेवी के लिए, तो इंडियन नेवी के लिए ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स बनाने वाले हैं। एंड अगर आप देखोगे स्पार्टन की भी, तो ये एक ग्रुप कंपनी है एल्बिट सिस्टम लिमिटेड की, जो हेडक्वार्टर्ड है कहाँ, फ्लोरिडा में। लीडिंग प्रोवाइडर है एडवांस एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स का। तो ये प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, नेविगेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस आर्म ऑफ अडानी ग्रुप को, जो लोकल इंटीग्रेशन देखेंगे फॉर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स। थ्रू दिस पार्टनरशिप विद स्पार्टन एंड डिलियन स्प्रिंग्स एलएलसी, अडानी डिफेंस और एयरस्पेस पहली प्राइवेट कंपनी इंडिया में जो इंडिजिनाइज सोनोबॉय सॉल्यूशंस देगी एंड इनेबल करेगी एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजीज while fostering a future ready self reliant defense system। तो अडानी ग्रुप मैं कहूँगा इट्स अ कंग्लोमरेट, राइट? कंग्लोमरेट क्या होता है? जो एक सेक्टर में काम नहीं करता है कि टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर बना रहा है। वो नमक, तेल, कपड़े से लेकर के वो हर एक सेक्टर में, मल्टीपल सेक्टर्स में काम करता है। और अडानी ग्रुप मैं कहूँगा एक ऐसा ग्रुप हो चुका है इस टाइम पे जो बहुत एग्रेसिवली नए सेक्टर्स को एक्सप्लोर कर रहा है, और डिफेंस उसमें से एक है। तो अडानी डिफेंस ने आप देखोगे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स भी ले लिए इन्होंने यहाँ पे। ऑल्दो इनकी कोई हिस्टोरिकल एक्सपर्टीज रही नहीं है, बट स्टिल दे आर एबल टू टेक प्रोजेक्ट्स। हम बोलते हैं ना ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं, लेकिन देखो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी ले लेते हैं ये लोग। फ्लोरिडा की कंपनी के साथ इन्होंने एक वेंचर क्रिएट कर लिया, एंड लोकल असेंबलीज होगा यहाँ पे, क्रिएट करेंगे हाई टेक्नोलॉजी स्किल सेट एंड डिलीवर करेंगे रिलायबल एएसडब्ल्यू सॉल्यूशंस टेलर्ड टू इंडियन नेवीज नीड। एंड अडानी डिफेंस ऑफ कोर्स लिस्टेड नहीं है, लेकिन अडानी एंटरप्राइजेस लिस्टेड है, जिसके अंदर ही आई थिंक डिफेंस भी आता होगा। कोई इस चीज को कंफर्म कर सकता है अगर वो रिसर्च करे। पोर्ट कर्व्स ऑन बांग्लादेश इंपोर्ट में क्रिएट 1000 करोड़ बिजनेस फॉर टेक्सटाइल्स। अच्छा, इंडिया ने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है बांग्लादेश से आने वाले इंपोर्ट्स को।
जो भी लैंड पोर्ट से आ रहे हैं और इसकी वजह से इंडिया में 1000 करोड़ का एडिशनल बिज़नेस क्रिएट हो सकता है डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, ये कहना है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का। सर्टेन ब्रांडेड गारमेंट्स हैं जो सप्लाई इश्यूज़ देखेंगे विंटर सीज़न में एंड ये रेज़ कर सकते हैं प्राइसेज़ ऑफ आइटम्स को लाइक टी-शर्ट्स एंड डेनिम्स बाय 2 से 3%। सैटरडे को नोटिफ़िकेशन आई जहाँ पे सेवरल गारमेंट और कुछ और प्रोडक्ट्स बांग्लादेश से जो भी लैंड रूट से आते हैं, उनको बैन करने की बात की गई और कहा गया कि ये कोलकाता एंड नावा शिवा पोर्ट से शिप हो सकते हैं, लेकिन और कहीं से नहीं और लोकल इंडस्ट्री जो है वो भी डिमांड करी रिस्ट्रिक्शन इंपोर्ट्स पर और कंसर्न थी ये डबल डिजिट ग्रोथ में इन टेक्सटाइल इंपोर्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश ड्यू टू ज़ीरो इंपोर्ट ड्यूटी। तो ज़ीरो इंपोर्ट ड्यूटी था जिसकी वजह से वहीं से इंपोर्ट हो रहा था सारा टेक्सटाइल इंडिया में हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये मूव एक्सपेक्टेड है कि कर्व करेगा बैकडोर इंपोर्ट ऑफ चाइनीज फैब्रिक और इससे 20% जो ड्यूटी है अदरवाइज ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो ट्रेड और इंडस्ट्री ने यूनानिमसली डिसीजन लिया और कहा कि बांग्लादेश लूज करेगा मोर देन इंडिया ड्यू टू चेंज इन इंपोर्ट पॉलिसी और इंडिया इज नॉट गोइंग टू लूज मच, इंडिया को ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। और जो बैन था लैंड रूट पे बांग्लादेश से, ये हमारे कहने के लोकल मैन्युफैक्चरिंग को काफी बूस्ट करेगा। हम इंपोर्ट कर रहे हैं गारमेंट्स वर्थ 6000 करोड़, ऑलमोस्ट $800 मिलियन के गारमेंट्स हम लोग कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं? बांग्लादेश से एनुअली एंड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब इंपोर्ट्स 1000 से 2000 जो है करोड़ का वो रिप्लेस हो जाएगा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग से। इंडियन कंपनीज को फायदा हो जाएगा वहाँ पे और रिडक्शन होगा इंपोर्ट का, तो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिलेगी इससे। तो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जितने भी लीडिंग इंडियन ब्रांड्स हैं और ग्लोबल ब्रांड्स हैं जो प्रेजेंट है इंडिया में, वो सोर्स करते हैं 20% से 60% गारमेंट्स कहाँ से? बांग्लादेश से। और जो सप्लाई चेन है इन ब्रांड्स का और बहुत सारे एमएसएमई यूनिट्स का एक्सपेक्टेड है कि डिस्टर्ब होगा सॉरी शॉर्ट टर्म में और बायर्स इम्पैक्ट होंगे टेम्पररी, लेकिन कहीं न कहीं ये अडैप्ट हो जाएगा, आगे जाके अडैप्ट कर ही जाएँगे जहाँ तक हमें लगता है। इंडिया और प्रीमियम विस्की जितने भी विस्की डिस्टिलर्स हैं, उनको कंसेशन मिलने वाला है स्कॉच इंपोर्ट पे। कहाँ से? इंडिया और यूके ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था अभी। हम सबको ने इसके बारे में पढ़ा है, इसको कवर किया है और इससे मार्केट गेन्स और ग्रोथ ना काफ़ी स्पीड अप होगा इनका। लोअर कस्टम ड्यूटी का मतलब बल्क में आप स्कॉच लेकर आ रहे हो, ठीक है? यूज्ड बाय मेनी इंडियन मेड फॉरेन लिकर ब्रांड्स, आईएमएफएल बोलते हैं हम, इंडियन मेड फॉरेन लिकर कंपनीज़ फॉर ब्लेंडिंग के लिए ये यूज़ करते हैं। स्कॉच को ये इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, तो इम्पोर्ट करने का कॉस्ट है इनका काफ़ी कम हो जाएगा क्योंकि टैक्सेस काफ़ी कम हो गए हैं पहले से। इस ट्रेड पैक्ट में जो अनाउंस किया गया था अर्लियर दिस मंथ, इंडिया रिड्यूस करेगा यूके से आने वाले व्हिस्की और जिन को इन तो रिड्यूस नहीं करेगा सॉरी, टैक्सेस को रिड्यूस करेगा जो व्हिस्की और जिन आ रहे हैं यूके से उन पर। तो पहले ये 150% थे, अभी गिर करके कितने हो जाएँगे? 75% और अगले 10 सालों में ये 40% पे आ जाएँगे। तो होम ग्रोन प्लेयर्स हैं हमारे रैडिको खैतान, एलाइड वेंडर्स एंड डिस्टिलर्स, जॉन डिस्टिलर्स, इनका कहना है कि इंडियन कंज्यूमर्स के पास और ज़्यादा चांसेस भी होंगे। अच्छा एक्सेस होगा हाई क्वालिटी स्पिरिट्स का और रैडिको खैतान जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है स्कॉच व्हिस्की का और ब्लेंडिंग का, सिंगल माल्ट इनका अवार्ड विनिंग रामपुर है, जैसलमेर इंडियन क्राफ्ट जिन है। तो इनका कहना है कि जो सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है यहाँ पे वो है कॉस्ट एडवांटेजेस में। हमें हमें काफ़ी हमारा कॉस्ट जो है वो घट जाएगा तो प्रॉफिट मार्जिन हमारे काफ़ी बढ़ सकते हैं। एबीडी एलाइड वेंडर्स एंड डिस्टिलर्स, इनका भी ये कहना है जो ऑफिसर चॉइस व्हिस्की बनाते हैं, इनका कहना है कि यहाँ पे नए एवेन्यूज़ ओपन हो गए कोलैबोरेशन के, तो कहीं न कहीं यहाँ पे बढ़िया प्रीमियम टू लग्जरी पोर्टफोलियो बन सकता है इन प्रोडक्ट्स का, जो पहले से ज़्यादा एक्सेसिबल होगा लोगों के लिए। Half of China's heavy truck sales could be electric vehicles by 2028। तो 50% इंडिया में चाइना में जो ट्रक्स बिक रहे हैं हेवी ट्रक्स वो इलेक्ट्रिक हो सकते हैं बाय 2028, मतलब सिर्फ 3 सालों में। ये 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचेंगे इन टर्म्स ऑफ हेवी ट्रक्स। तो हेवी ट्रक्स हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, माइनिंग्स के लिए, राइट? माइन्स में यूज़ होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं, लॉजिस्टिक्स में यूज़ होता है और यहाँ पे कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हमें बहुत कम नज़र आता है, ऑल्दो बसेज़ हमें इंडिया में काफ़ी नज़र आ रहे हैं। आप सबने इलेक्ट्रिक बसेज़ नोट कर लिए होंगे अपने-अपने टाउन्स में। इवन इंटरस्टेट बसेज़ इलेक्ट्रिक चल रहे हैं अब, लेकिन हमें ट्रक्स कहीं न कहीं अभी तक नहीं देखा है। तो यहाँ पे कमेंट्स आए हैं ज़ेंग यूक्यून के, जिन्होंने एक हेवी ट्रक बैटरी स्वैपिंग लॉन्च की है, रिपोर्टेड बाय शंघाई गवर्नमेंट एफिलिएटेड न्यूज़ इन जेमियन एंड ट्रकिंग सेक्टर के लिए इन्होंने कहा है कि काफ़ी डिमांड होगा यहाँ पे एंड या तो फिर देखिए एलएनजी ट्रक्स बढ़ जाएँगे, जैसे चाइना में एलएनजी ट्रक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे ये चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएँ और इन्होंने 60 गीगावाट आवर एनर्जी स्टोरेज की ईवी बैटरी बनाई है, जिसे आप तुरंत से रिप्लेस कर सकते हो, तुरंत से आप स्वैप कर सकते हो। तो आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा बैटरी निकालो और दूसरी बैटरी लगा दो। इंडियन स्टेक टू एआई चैटबॉट्स लाइक नो वन एल्स। तो इंडिया में अगर आप देखोगे ना एआई का यूसेज है,
पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा हाइप है मैं कहूँगा, काफ़ी न्यूज़ आ रहा है दुनिया भर से कि हाँ, देखो काफ़ी ईवी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ईवी चला रहे हैं। लेकिन इंडिया में जो हमें एडॉप्टेशन देखने को मिल रहा है ना, वैसा कहीं देखने को मिल ही नहीं रहा है। अगर आप देखोगे तो शेयर ऑफ रिस्पोंडेंट्स इस सर्वे में इंडिया में 41% लोगों ने कहा है कि वो डे टू डे लाइफ़ में एआई का यूसेज करते हैं। जैसे कि एलएलएम्स का, चैट जीपीटी हो गया या कोई दूसरा लैंग्वेज मॉडल। और वैसे ही अगर आप देखोगे ब्राज़ील में 33% है, मेक्सिको 24% और यूके और यूएस सबसे पीछे हैं इसमें, 20% और 21%। तो यूसेज के मामले में आप देखो तो इंडिया और ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ लीड कर रही है, इंडिया तो स्पेसिफिकली लीड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एआई यूज़। Sleeve of PSU stake sales include 6.5% in LIC soon। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो डाइवर्स करेगी 6.5% स्टेक एलआईसी में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। ट्रांचेस में होगा ये इन ओवर 24 मंथ्स। और इनका कहना है कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ हैं, इनमें शेयर सेल्स होने वाली है ताकि स्टॉक मार्केट रेगुलर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग मैंडेट्स को फॉलो किया जा सके। तो दिस ईयर की अगर खाली बात करें तो यहाँ पे ये ओएफएस करने वाले हैं, ऑफर फॉर सेल करने वाले हैं स्मॉल ट्रांचेस में। एंड अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ कंपनीज़ है जहाँ से हमें शेयर सेल्स नज़र आएँगे। तो डेडलाइन है 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग मैंडेट है जहाँ पे। और सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ने परमिट किया एलआईसी को कि वो पब्लिक स्टेक इंक्रीज़ कर सकता है सेबी के परमिशन के अकॉर्डिंग टू 10% बाय मई 16, 2017। तो जो इंश्योरेंस बीहमत है लिस्ट हुआ था मई 2022 में, 3.5% वैल्यूएशन हुआ था गवर्नमेंट के स्टेक का। और इनका कहना है कि वी विल डू दिस डिसइन्वेस्टमेंट इन स्मॉल ट्रांचेस में, हम ये डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे और हम दिमाग में रखेंगे कि हाँ, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो सकती है, तो इन्वेस्टर्स को फेयर चांस मिलना चाहिए पार्टिसिपेट करने का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे 35,256 करोड़ रुपए मिलेंगे 6.5% का स्टेक को डाइल्यूट करके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।